हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम टू प्री एक्सप्लोर। सो आज हमारा नेक्स्ट पीवाईक्यू का सेशन रहने वाला है, ठीक है। और जैसे कि आप सब स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ना कि सीडीपी के पीवाईक्यूज जितने भी हैं आपके 2020 से 24 तक। और मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगी कि बहुत ज़्यादा पुराने जो आपके पीवाईक्यूज हैं उनको आप प्रैक्टिस ना करके अभी रिसेंटली आपके जो एग्ज़ाम्स हुए हैं ना अप्रॉक्स 2020 से आप देखोगे ना। और वैसे भी जो आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हुए थे उनमें बहुत सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बिकॉज बहुत सारे सेट में महीनों आपका एग्ज़ाम चल रहा था ना, तो बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स आपको यहीं से मिल जाने वाले हैं। इतने से ही आपका हो जाएगा अगर आप 2020 से 2024 तक के सेशन को जितने भी पीवाईक्यूज हैं अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं ना। और क्लास हमारी कौन सी है ये? तो क्लास आपकी मुझे लग रहा है 8th या 9th क्लास रहने वाली है। इट्स मीन इससे पहले ऑलरेडी हम 6-7 क्लासेस डिस्कस कर चुके हैं ना। सो आई होप आपने अब तक देख लिया होगा। नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। और पीडीएफ्स भी आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं जो कि टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं ईजिली। सो चलिए शुरू करते हैं क्लास को, है ना। और भाई जो भी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे ना। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इज डायरेक्टली कंसर्न विद, यानी कि जो बच्चे का शारीरिक विकास है का सीधा संबंध किससे होता है भाई? वृद्धि दर से होता है क्या, ग्रोथ से होता है, या फिर संवेदी प्रकार यानी कि सेंसरी फंक्शनिंग से हो जाएगा, सूक्ष्म और सकल मोटर कौशल जैसे कि हमने फाइन और ग्रॉस मोटर स्किल्स पढ़ी हुई है, या फिर अंतर वैयक्तिक संबंध से, ठीक है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से। तो देखिए जहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट की बात करी जाती है ना, जो कि अपीयर हो, जो देख सकते हो अपना फिजिकल डेवलपमेंट कैसा होता है भाई? आपकी हाइट बढ़ रही है ना, आपका वेट आप गेन कर रहे हो, है ना। ये सारी चीज़ें जो होती हैं विजिबल होती हैं, इजीली हम अपने आंखों से देख पाते हैं। तो फिजिकल डेवलपमेंट की जब भी बात करी जाएगी ना, तो वो सारी ही चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं जो कि क्या हो भाई, विजिबल हो, जो इजीली विजिबल हो, आप समझ सकते हो, आप देख सकते हो। तो भाई पहला तो ऑप्शन बिल्कुल साफ है, ग्रोथ इसमें आना ही है। ग्रोथ के अंदर ही ये सारी चीज़ें होती हैं भाई, ग्रोथ में आपका फिजिकल डेवलपमेंट ही होता है, ठीक है। और संवेदी प्रकार है यानी कि जो सेंसरी फंक्शनिंग होती है ना, कि सुनना, बोलना, टच करना, तो ये भी आपका एक तरीके से धीरे धीरे हमें समझ में आता है, ये भी फिजिकल डेवलपमेंट में ही आपका इंक्लूड होता है, ठीक है। सेंसरी प्रकार यानी कि सेंसरी फंक्शनिंग जितना भी है आपका कान से रिलेटेड हो, ठीक है, और इन सब चीज़ों से, तो ये सारे आपके फिजिकल डेवलपमेंट में इंक्लूड होंगे। अब सूक्ष्म और सकल यानी कि फाइन और ग्रॉस मोटर स्किल्स ना, तो इनके बारे में भी मैंने आपको बताया था, जहाँ पे आप क्या करते हैं कि फाइन मोटर स्किल्स, जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसमें शुरुआत में कैसी स्किल्स होती है, ग्रॉस मोटर स्किल होती है, यानी कि वो अपनी बड़ी मसल्स का इस्तेमाल करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि बच्चा जो है अपने पूरे बॉडी से चीज़ों को, अपनी पूरी बॉडी को मूव करना पहले सीखेगा, हाथ पैर इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद अपनी वो छोटी मसल्स का इस्तेमाल करना सीखता है, यानी कि फाइन मोटर स्किल्स का बाद में इस्तेमाल करना सीखेगा ना। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ऑप्शन 1, 2 और 3 तीनों ही ऑप्शन हम सही होंगे। लेकिन जो लास्ट ऑप्शन है अंतर वैयक्तिक संबंध, यानी कि जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होती है ना, ये आपका डेवलपमेंट में आ जाता है भाई। इनडायरेक्टली हम कहें तो यहाँ पे सोशल होने की बात करी जा रही है भाई, सामाजिक। तो ये फिजिकल डेवलपमेंट का तो पार्ट होता नहीं है, ये तो भाई आपका विकास हो रहा है कि आप कितने सोशल पर्सन हैं और किस तरीके से आपका व्यवहार लोगों के साथ में है, ये चीज़ आपका इसमें इंक्लूड होता है। तो ये तो आपका डेवलपमेंट में इंक्लूड होगा। बाकी ये तीन ऑप्शन जहाँ दिख रहे हो हम तुरंत वहीं पे पहुंचेंगे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बेहतर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन रीजन असर्शन से है, ठीक है, और नया यही है आपके लिए। जितने भी आपके, अगर हम सीडीपी के पोर्शन की सिर्फ बात करते हैं ना, तो यहाँ पर भी आपको 4 से 5 या इससे ज़्यादा ही हो सकता है, कम नहीं, ठीक है। इतने क्वेश्चंस हैं जो कि आपको 30 में से इतने क्वेश्चन आपको रीजन असर्शन के मिल जाते हैं ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान से इनकी प्रैक्टिस करेंगे भाई। कथन क्या कहता है कि एक बच्चा कुछ तांत्रिक गतिक, या फिर कह सकते हैं कि इन्हें हम क्या बोल सकते हैं भाई, न्यूरोमोटर मैचुरेशन, ठीक है, परिपक्वता प्राप्त करने से पहले पेंसिल पकड़ना और लिखना नहीं सीख सकते हैं।
तो भाई पेंसिल पकड़ना और लिखना ये किस में इंक्लूड होगा? अभी जस्ट हमने जो पहली प्रॉपर्टी पहले क्वेश्चन में पढ़ी कि फाइन मोटर स्किल्स में ये दोनों चीजें इंक्लूड करी जाती हैं, ठीक है। आपका पेंसिल पकड़ना, यहाँ पे बच्चे को अपनी छोटी मसल्स का यानी कि अपनी फिंगर्स का इस्तेमाल करके ये चीजें करनी पड़ेंगी ना। तो ये शुरुआत में बच्चे तुरंत नहीं कर पाते हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम लेंगे। शुरुआत में वो अपने पूरे हाथ से पेन को होल्ड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यानी कि इन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया है कि बच्चा जो है जब तक, ऑब्वियस सी बात है, अगर उनका चीज़ें जब तक डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक वो उसको प्रॉपर होल्ड करने में वो सक्षम नहीं होंगे, ठीक है। तो भाई इन्होंने यही कहा है कि नहीं सीख सकते हैं तब जब तक उनका जो तांत्रिक गतिक परिपक्वता है उनमें नहीं आ जाती है, ठीक है। तो बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्या कहते हैं कि सीखना जो है ना विकास पर निर्भर करता है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं ना तो हमारी जो लर्निंग है वो हमारी डेवलपमेंट पे ही डिपेंड करती है। अब भाई हम छोटे होते हैं, घर के अंदर होते हैं, घर की चीज़ें सीख रहे होते हैं, धीरे धीरे हमारा लाइक विकास होना शुरू होता है और लर्निंग भी हम करते हैं विकास के साथ में, जैसे जैसे हम डेवलप होते चले जाते हैं, फिजिकली हो या मेंटली हो, ठीक है। क्योंकि विकास एक ब्रॉड टर्म है, आपको पिछली ही क्लास में मैंने कल ही बताया है कि विकास जो है, डेवलपमेंट कैसा है, एक ब्रॉड टर्म है जिसमें आपके बहुत सारे पक्ष इंक्लूड होते हैं। फिर उसमें आपका फिजिकल डेवलपमेंट हो, ठीक है, इमोशनल हो, कॉग्निटिव हो, और भी कह सकते हैं बहुत सारे जितने भी पक्ष होते हैं ना वो सारे पक्ष आपके विकास से संबंधित होते हैं, ठीक है। तो भाई विकास अगर आपका होता रहेगा प्रॉपर तो आप लर्निंग भी आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर आपका लाइक तर्क भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो हम चल सकते हैं फर्स्ट की तरफ। भाई यही तो कह रहे थे ना कि जब विकास होगा तभी वो बच्चा जो है पेंसिल पकड़ना और लिखना भी सीख पाएगा। अभी जब उसका विकास उस लेवल पे नहीं पहुंचा है तो वो ठीक से होल्ड करना नहीं सीख पा रहा है। तो बिल्कुल ऑप्शन आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट पे। जीन प्याजे की थ्योरी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी भी हमने कंप्लीट कर ली है, ठीक है। जीन प्याजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों से किस प्रकार से भिन्न होती है। भाई जीन प्याजे कहते हैं, इनका कुछ मानना है कि जो बच्चे होते हैं ना, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी अपनी कुछ सोच होती है और जो अडल्ट होते हैं उनकी अपनी कुछ सोच होती है ना। तो किस तरीके से उनकी जो थिंकिंग है, ऐसा नहीं है कि बच्चे सोचते नहीं ना, बच्चे भी सोचते हैं, ठीक है। तो उनके जो विचार हैं वो वयस्कों से किस प्रकार से अलग होते हैं। क्या वो वयस्कों से अलग नहीं होते? क्या एकदम वैसा ही सोचते हैं? क्या बिल्कुल नहीं। अब भाई फिर बच्चे और वयस्क में डिफरेंस ही क्या रह जाएगा ना। बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, यानी कि क्वालिटी में भिन्न होती है। क्या आई थिंक इंग्लिश और हिंदी में क्वेश्चन अलग अलग हो गया ना। चलो इसको भी कर ही लेंगे, अब जो भी क्वेश्चन हो, हमें तो प्रैक्टिस करने से मतलब है, ठीक है आपके PYQs, ठीक है। तो दोनों अलग अलग हैं, दोनों की बात कर लेंगे, ठीक है। ये वयस्कों से अलग नहीं है तो खैर ये तो गलत हो गया है। बच्चों की सोच जो होती है ना गुणात्मक, तो बिल्कुल भाई गुणात्मक यानी कि क्वालिटी में अलग होती है ना। भाई क्वालिटी में ही जो थिंकिंग है, फिर जो बड़े हैं या छोटे हैं बच्चे हैं तो उनकी सोच में अगर डिफरेंस देखने को मिलता है ना तो हम क्वालिटी के बेसिस पे कह पाते हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना कि बच्चे 2 किलो सोच रहे हैं और जो बड़े हैं वो 10 किलो सोच पा रहे हैं। मात्रा में से कोई लेना देना होता नहीं है, ठीक है। इवन बच्चे जितना सोच पाते हैं बड़े उतना को ना सोच पाए, ठीक है। इतने क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे कि अब आपका जो विचार है ना वहीं पे विराम लग जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर सेकंड की तरफ चलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन अलग है तो इसे भी देख लेते हैं। टीचर शुड रिकॉग्नाइज दैट डैश इज द फोरमोस्ट प्राइमरी एजेंसी। भाई प्राइमरी एजेंसी की बात कर ली गई है, प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन दैट कंटिन्यूज टू प्ले अ रोल इन मिडिल चाइल्डहुड, ठीक है। भाई मिडिल चाइल्डहुड की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बच्चे के लिए प्राइमरी सोर्स क्या होगा। भाई बच्चा कोई भी हो उसका प्राइमरी सोर्स सिर्फ एक ही होता है और वो उसका फैमिली है, ठीक है। और वो उसकी फैमिली ही होती है। फैमिली में कोई भी हो जिनके आसपास वो रह रहा है वही उसके प्राइमरी सोर्स हो जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे बेहतर हो जाएगा। अगेन जीन प्याजे से देखिए क्वेश्चन है। जीन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार किस चरण में जो बच्चे होते हैं प्रतीकात्मक खेल करने में सक्षम हो जाते हैं, ठीक है। परंतु देखिए परंतु आ गया ना, तो अब इस परंतु पे ध्यान देंगे। परंतु उनकी सोच जो होती है ना, उनकी जो थिंकिंग है मूर्त वस्तुओं तक ही सीमित
होती है, मूर्त वस्तुओं तक ही सीमित होती है, ठीक है, बजाय अमूर्तता के। तो देखिए अगर जब इन्होंने अगर ये क्वेश्चन आपका यहीं पे एंड हो जाता ना, लाइक जो कि जीन प्याजे के अनुसार किस चरण में जो बच्चे हैं वो प्रतीकात्मक खेल, सिंबॉलिक जो प्ले होते हैं ना उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, वो करने में सक्षम है, तब तो आपका ऑप्शन हो जाता, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, तब तो आपका ऑप्शन हो जाता पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको ऑप्शंस में ही नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया है? बिकॉज यहाँ पे आगे इन्होंने परंतु लगा करके क्वेश्चन का पूरा बदलाव कर दिया इस एक तरीके से, और इन्होंने बोल दिया कि बच्चे का जो अभी बच्चे में मूर्तता आ चुकी है, यानी कि बच्चे के सामने जो चीज़ें प्रेजेंट हैं उसके बारे में वो अभी सोचने में सक्षम है, ठीक है, लेकिन अमूर्तता नहीं आई, लाइक इमेजिनेशन नहीं कर सकते बच्चे अभी, ठीक है। बट सेकेंड स्टेज में बच्चा मूर्त नहीं होता है, ठीक है, बच्चे में मूर्तता नहीं होती है, तो इट्स मीन हमारा पूर्व संक्रियात्मक स्टेज नहीं होगा ना। इन्होंने मूर्तता की बात कर दी, इस वजह से ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड, यानी कि थर्ड स्टेज में बच्चा एंटर कर जाएगा, जिसे हम बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये बात आप समझ पाए होंगे ना। अगर आपका क्वेश्चन सिर्फ प्रतीकात्मक खेल करने में सक्षम है बच्चे, सिर्फ इतना ही होता, तब तो ऑप्शन आपका पूर्व संक्रियात्मक होगा, ठीक है। लेकिन जब इन्होंने आगे मूर्त वस्तुओं तक ही सीमित है, यानी कि बच्चे मूर्त वस्तुओं तक विचार कर पाते हैं, बाकी अमूर्तता तक नहीं जा पा रहे, इमेजिनेशन करने में सक्षम नहीं है, फिर यहाँ से आपका पूरा कहते हैं ना खेल, कहते हैं जज्बात बदल गए, वैसा वाला सीन है, और ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बेहतर हो जाएगा, ठीक है। मूव करेंगे नेक्स्ट पे। अगेन जीन प्याजे, भाई जीन प्याजे के अनुसार बच्चों की जो सोच है वयस्कों से किस प्रकार, देखिए वो पिछला वाला क्वेश्चन आपका यहाँ लग गया था, ठीक है। सो जीन प्याजे के अनुसार बच्चों की जो सोच है वयस्कों से किस प्रकार से भिन्न, अच्छा रिपीट हो गया क्वेश्चन, सॉरी सॉरी सॉरी। अगेन जीन प्याजे, भाई जीन प्याजे छाए हुए हैं एकदम, ठीक है। जीन प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से अनुकूलन के भाग कौन से हो जाएंगे? अनुकूलन यानी कि अडेप्टेशन के कौन कौन से भाग हो जाएंगे? समायोजन, बिल्कुल एसिमिलेशन की बात करी है इन्होंने। एकोमोडेशन, ये भी हो जाएगा आपका ना। पाड़ की बात तो भाई इन्होंने कभी करी ही नहीं ना, किसने करी है आप जल्दी से कमेंट में बताइए। पाड़ के बारे में जल्दी से आप कमेंट में बताएंगे कि पाड़ के बारे में, इसके फोल्डिंग के बारे में कौन बात करता है, और अनुबंधन के बारे में भी इनका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अनुकूलन से रिलेटेड सिर्फ दो ही टर्म्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, दैट इज एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, और ऑप्शन जल्दी से हमें फर्स्ट सेकंड दिख रहा है फर्स्ट में ही, तो हम उसे चूज कर लेंगे। आते हैं नेक्स्ट पे। सो नेक्स्ट क्या कहता है हमारा कोलबर्ग। सो कोलबर्ग से आपका क्वेश्चन है, कोलबर्ग के किस स्तर के अनुसार नैतिक विकास में व्यक्ति अपने कार्यों के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दूसरों की अपेक्षाओं को बनाए रखने का प्रयास करता है? तो भाई कोलबर्ग की थ्योरी हमने बहुत डिटेल डिस्कशन किया था, बहुत अच्छे तरीके से ना, नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेंगे, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। कोलबर्ग हो गए, जीन प्याजे, वाइगोत्स्की, इनकी थ्योरी तो मतलब क्या ही कहा जाए ना, ये तो ऐसा हो गया ना कि इनके बिना तो पेपर ही अधूरा है आपका, ऐसा वाला। तो भाई कोलबर्ग क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे बच्चा जो होगा ना, बताइए कि किस नैतिक स्टेज पे है जहाँ पे उसे खुद की बातों को इतना ध्यान नहीं रहता जितना वो दूसरों की उम्मीदों पे खरा उतरना चाहता है ना, दूसरों की अपेक्षाओं को फुलफिल करने में वो बहुत ज़्यादा अपने आप को व्यस्त रखेगा, और अपनी इच्छाएं मतलब इतनी ज़्यादा वो अभी नहीं समझ पा रहा है ना। तो भाई किस स्टेज में होता है वो? बस उसी स्टेज में हो जाएगा ना जहाँ पे बच्चे गुड गर्ल और गुड बॉय बनने की कोशिश करते हैं, ठीक है, गुड गर्ल और गुड बॉय बनने की कोशिश करेंगे, ताकि भाई वो अपने मम्मी पापा की नज़रों में बहुत अच्छे बन जाए ना, अपने टीचर की नज़रों में बहुत अच्छे बन जाए, ठीक है। इस वजह से वो इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस्ड किस स्टेज में होते हैं? तो भाई ये स्टेज जो है आपका, स्टेज तो थर्ड हो जाता है, ठीक है। अगर हम स्टेज की बात करते हैं तो स्टेज थर्ड है, और लेवल इसकी स्तर की बात करी गई है, यस लेवल की बात करी गई है, तो ये लेवल आपका 2 हो जाता है, ठीक है। सो लेवल 2 कहीं पे दिख रहा है? बिल्कुल भाई, ये तो ऑप्शन में ही नहीं होता है, पूर्व नहीं होगा, आपका हो जाएगा पारंपरिक यानी कि कॉन्वेंशनल लेवल, ठीक है। सेकंड लेवल होता है आपका, ये तीनों ही एक सीक्वेंस में लिखे हुए हैं, फर्स्ट लेवल ये होता है, सेकंड लेवल ये है, और थर्ड लेवल ये है ना, और हर लेवल दो दो स्टेजेस में डिवाइड हो रखा है, ठीक है। हर लेवल जो है आपका क्या कहते हैं, दो दो स्टेजेस में डिवाइड हो रखा है इस तरीके से, तो आप समझ गए होंगे। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका थर्ड बेहतर होगा।
नेक्स्ट है ले वाइगोत्स्की। भी आगे देखिए, ले वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया है कि सीखना लर्निंग कैसा है, एक सामाजिक गतिविधि है। तो भाई अब मुझे तो लग रहा है पहले ऑप्शन पे ही चल देंगे, ठीक है बिल्कुल, क्योंकि ले वाइगोत्स्की ने समाज पे, लैंग्वेज पे, कल्चर पे बहुत ज़्यादा अटेंशन दिया है, ठीक है। SCL इनका शॉर्ट फॉर्म तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। सोशल, ये हो जाएगा कल्चर, और ये होगा लैंग्वेज, ठीक है। तो भाई बिल्कुल सीखना एक तरीके से किस पे है, देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं समाज पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट बेहतर होगा। नेक्स्ट है, ले वाइगोत्स्की के अनुसार विशेषज्ञों को बच्चों को समीपस्थ विकास के क्षेत्र, जिसे हम ZPD कहते हैं ना, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, क्या कहते हैं इसे हम, फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। समीपस्थ विकास के क्षेत्र के उच्चतर स्तर पर जाने के लिए क्या करना चाहिए। भाई मैंने आपको बताया हुआ है कि ZPD से, ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जहाँ तक बच्चे का पहुंचना संभव होता है ना। तो ये कैसे संभव हो पाएगा, अगर हम बच्चे को इसके फोल्डिंग देते हैं ना, पार्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यानी कि अनुकूलन को सुदृढ़ करना चाहिए, या फिर सजा देनी चाहिए, बिल्कुल नहीं, या फिर सकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए आपको, या फिर पाड़, तो बिल्कुल पाड़ प्रोवाइड करेंगे, ना कि बच्चे को टॉफी चॉकलेट दे करके हम बोलेंगे कि ऐसा है कि तुम यहाँ तक पहुँचो, इतना करो, इतने क्वेश्चंस करके दिखाओ तो हम तुम्हें चॉकलेट देंगे ना, ये नहीं देना है, हमें पाड़ देना है बच्चे को, इसके फोल्डिंग प्रोवाइड करना है, ताकि बच्चा टीचर की हेल्प से या फिर पेरेंट्स की हेल्प से, जिसकी भी जो भी हेल्प उसकी कर रहा हो ना, उसकी हेल्प से वो जोन को क्वालिफाई यानी कि पार करके उसके उच्चतर स्तर पे पहुंच सके। नेक्स्ट है आपका कि इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चों को उपयुक्त शिक्षण क्रियाकलाप के द्वारा अपनी जन्मजात क्षमताओं को बढ़ाने की स्वतंत्रता दी जाती है, क्या बिल्कुल हो सकता है। भाई केवल योगात्मक मूल्यांकन का पालन किया जाता है, केवल आ गया ना, योगात्मक तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, मैंने आपको इवेल्युएशन टॉपिक पढ़ाया हुआ है, योगात्मक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और प्रोग्रेसिव क्लासरूम के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। शिक्षिका की ज्ञान एकमात्र बिल्कुल नहीं, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन को सपोर्ट नहीं करता है हमारा एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। शिक्षिका केंद्रित बात वही हो गई। तो भाई ऑप्शन हमारे पास एक ही बच्चा, तो अब तो कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है ना, फर्स्ट पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्या है कि एक कवि, एक लेखक, एक कहानीकार के पास कौन सी बुद्धि अधिक मात्रा में देखने को मिलती है ना। तो भाई स्थानिक बुद्धि, भाई कवि है, कलाकार है, लेखक है, तो इनमें सबसे ज़्यादा कौन सी बुद्धि हो सकती है, आप नॉर्मल सोच भी सकते हैं। अगर लेखक है तो भाई उसके पास भाषा होनी चाहिए ना, कवि है तो भी आप कह सकते हो, कहानीकार है तो भी शब्दों का कलाकार होना ज़रूरी है। अगर उसके पास शब्द नहीं होंगे तो फिर वो कैसे इन तीनों में खरा उतर पाएगा ना। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इस इंसान में लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस देखने को मिलता है ना, भाषाई बुद्धि है, तभी वो इन तीनों पद पे खड़ा रह सकता है ना। और स्थानिक, अब खैर ये जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो ना, जहाँ पे स्पेशल इंटेलिजेंस हो गया, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, और इंट्रापर्सनल, तो ये इंटेलिजेंस के ही टाइप लिखे हुए हैं। अब इसके बारे में बात तो कौन करता है, ये किसकी थ्योरी है, आपको कमेंट में बताना है जल्दी से, ठीक है। ये किसकी थ्योरी है, अभी खैर मैंने ये आपको पढ़ाया नहीं है डिटेल में, बस जल्दी ही हम पढ़ेंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट तो है ना, ये तो आप समझ गए हैं इन क्वेश्चंस के थ्रू। सो अब स्थानिक बुद्धि जो होती है ये किस में होती है, भाई स्पेशल इंटेलिजेंस उसमें होगी। मान लीजिए कि आप इस एग्जैक्टली आप ये समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई खिलौना है, जैसे कि पजल्स वाले खिलौने नहीं होते, जहाँ पे सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उनको मिला करके एक कोई शेप आप दे सकते हो, है ना। तो इस तरीके से यानी कि अलग अलग उसके जो पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स पड़े हुए हैं, आप बच्चा लेकर के आता है, उन सबको आपस में जोड़ करके एक बढ़िया सा स्ट्रक्चर बना देता है, पजल कंप्लीट कर देता है ना। तो लगभग आप कह सकते हैं कि स्पेशल इंटेलिजेंस उन बच्चों में पाई जाएगी। संगीत में तो भाई सिंगिंग वाला सीन हो जाएगा, ठीक है, संगीत में बुद्धि कह सकते हैं। और अंतर वैयक्तिक बौद्धिकता यानी कि इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करते हैं ना, तो भाई इंट्रापर्सनल का मतलब क्या हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन में हमारे पास संगीत में बुद्धि भी दी गई है ना, तो लेखक भी है, कहानीकार भी है, और कवि की बात कर दी गई है। तो वैसे ऑप्शन ऐसे इन्होंने दिए हैं कि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न बना हुआ है, बट स्टिल मैं इस क्वेश्चन को एक बार रिव्यू करूँगी ज़रूर, ठीक है।
तो मैं फिर ये आपको थोड़ा सा बताऊंगी अभी कि इसमें ज़्यादा बेहतर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा ना। अगर संगीत में बुद्धि इन्होंने दिया, इन्होंने कवि को भी इंक्लूड कर लिया है ना, तो खैर इस पे हम डिस्कस करेंगे। अब अंतर्वैयक्तिक को समझ लेते हैं ना, इंट्रापर्सनल क्या होता है। सो अंतर्वैयक्तिक क्या हो जाएगा यहाँ पे कि यानी कि खुद को जानने से संबंधित होता है, ठीक है। खुद को अगर इंसान अपने इमोशंस, अपनी बुद्धि, अपनी लाइक्स डिसलाइक्स, हर एक चीज़ को समझने में बेहतर है तो उसमें अंतर्वैयक्तिक पाया जाएगा, ठीक है। और अंतर्वैयक्तिक जो दूसरों को समझने से है। तो भाई कमेंट में आपने आंसर किया होगा अब तक, बट मेरा भी सुन लीजिए अभी आप ना। ये हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और 8 इंटेलिजेंस के बारे में इन्होंने बात करी है। नेक्स्ट क्या है हमारा कि ले वाइगोत्स्की ने प्रतिपादित किया है कि जो भाषा है, भाषा की संज्ञानात्मक विकास में प्रमुख भूमिका बिल्कुल होती है। भाई अभी अभी हमने पीछे ही पढ़ा है SCL, ठीक है। लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ना। ऑप्शन फर्स्ट आपका बेहतर होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ। कक्षा में विविधता के अनुकूल वातावरण बनाने के लिए किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ना। भाई आपकी क्लासरूम है और जहाँ पे 30 बच्चे आते हैं और हर बच्चा किसी ना किसी अलग कैटेगरी से बिलोंग करता है ना। कोई अलग कल्चर से आ रहा है तो कोई अलग बैकग्राउंड से आ रहा है, ठीक है। कोई पंजाबी है तो कोई सिंधी है, कोई हिंदू है तो कोई मुस्लिम है। इस तरीके से हर बच्चा जो है अलग अलग तरीके से आ रहा है ना। तो आप क्लास में उस विविधता को किस तरीके से उस विविधता को टैकल करेंगे ना, कैसे आप बच्चों के साथ वहाँ पे रहेंगे। क्या समरूपता, यूनिफॉर्मिटी के तरीके से, यानी कि एक समान रूप से रहेंगे, समानता दिखाएंगे, समता दिखाएंगे, या मानवीकरण। तो भाई इसकी क्या ज़रूरत है भाई, बीइंग मानकीकरण, सॉरी, तो इसकी कोई ज़रूरत है, मानवीकरण में पढ़ रही थी। स्टैंडर्डाइज होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है आपको, है ना। और यहाँ तक ये और ये पॉजिटिव बनते हैं, बट आप समानता रख के चलेंगे। हर एक बच्चे को समान दृष्टिकोण से आपको देखना है, किसी को डिफरेंशिएट करके नहीं देखना है अलग से ना, कि किसी बच्चे की तरफ आपका लगाव ज़्यादा है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर विशेष उससे बिलोंग करता है कैटेगरी से, और इस तरीके से आपको बच्चों को फील नहीं कराना है, ठीक है। मूव करेंगे नेक्स्ट पे। सीखने के लिए ना, इस पे भी हमने कल ही डिस्कस किया था, असेसमेंट फॉर लर्निंग। भाई असेसमेंट फॉर लर्निंग मतलब क्या है, हम सीखने के लिए आपका आकलन करना चाहते हैं, ठीक है। असेसमेंट करना चाहते हैं ताकि आप सीख सके। और ये कैसा होता है, ये फॉर्मेटिव होता है, ये हमेशा फॉर्मेटिव होता है, रचनात्मक होता है ना, कि भाई हम आपका आकलन कर रहे हैं कि आप सीख सकते हैं वो चीज़ या फिर नहीं ना, जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास में। तो क्या ये हो जाएगा परीक्षा के लिए सीखना, कह सकते हैं इसको, वैचारिक समझ बोलेंगे, यांत्रिक अभ्यास, या फिर स्मरण और पुनरुत्पादन। तो भाई आपका ऑप्शन नंबर, देखो लर्निंग फॉर एग्जाम्स, अच्छा लर्निंग परीक्षा के लिए, बिल्कुल नहीं भाई ना। वैचारिक समझ कह सकते हैं हम, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। भाई आपका कॉन्सेप्ट कैसा है ना शुरुआत से, जो कि आपने पिछली क्लासेस में सीखा होगा, और हम आपको टेस्ट करना चाहते हैं, असेस करना चाहते हैं, ताकि आपका जो नेक्स्ट स्टेप है उस पर हम बिल्ड कर सकें, ठीक है। नहीं आपको आ रहा होगा तो उसको क्लियर किया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो असेसमेंट फॉर लर्निंग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि कक्षा में खुले प्रश्नों का उपयोग और बच्चों को कई दृष्टिकोणों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना किसको बढ़ावा देता है ना। तो भाई किस चीज़ को बढ़ावा देगा ये, समस्या समाधान कौशल और अपसारी सोच, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो बिल्कुल और कहीं नहीं जाना है भाई, डाइवर्जेंट थिंकर सबसे बेहतर होता है ना। और खुले प्रश्नों की बात हो रही है, तो खुले प्रश्न का मतलब क्या होता है कि रट्टाफिकेशन पे जोर नहीं दिया जा रहा है ना। एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर मल्टीपल हो सकता है, वो बच्चा सोचेगा अपने हिसाब से आंसर देगा। ऐसा नहीं कि पेन कॉपी पे आपने लिखवाया था, बच्चे ने रटा, आपने क्वेश्चन पूछा, उसने आंसर कर दिया ना, तो ये बिल्कुल नहीं है। सो ऑप्शन आपका फर्स्ट ही बेहतर हो जाएगा। तो आज के क्वेश्चन हमारे यहीं पे खत्म होते हैं, ठीक है। जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम पे ही मिल जानी है, आपको पता ही है। सो जो भी फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे ना। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।